नमिता राकेश जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हंसा अमोला जी को। हंसा अमोला जी उन्हें दे रही हैं ये सम्मान प्रतीक। और मीनू अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो ये पौधा उन्हें भेंट करें। जिंदगी में हरियाली और ये आच्छादित फूलों से पौधा उनके जीवन को हमेशा ऐसा बनाता रहे। मीनू अग्रवाल जी उन्हें आइए अब और विस्तार से इस पे चर्चा हो तो हमारे बीच में नारी शक्ति बहुत बड़ी लेखिका, बहुत बड़ी कवित्री, मैं नमिता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना विस्तार रूप से इस पुस्तक में जो उन्होंने देखा, जो पढ़ा, वो हमारे सामने रखें। नमिता राकेश जी। नमस्कार सभी को, मंच को प्रणाम। पुस्तक लोकार्पण में इतने लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और जैसा कि संचालक ने कहा कि इनकी जो संबद्धता है लोगों से वो जागरूक होती है, पता चलती कि हाँ काफ़ी लोग इनसे जुड़े हैं। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चलो पिया के देश, कि लेखक के मन में अपने देश यानी गांव के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। देश की जगह देश भी हो सकता था, लेकिन देश में जो देसीपन है वो सीधी सीधे गांव की ओर इशारा करता है। कवर पेज अगर आप देखें, कवर पेज में पथरीली जमीन पर खड़ा व्यक्ति जिसकी पीठ हमारी ओर है और मुंह सामने बर्फीली चोटियों की ओर है, सीधे सीधे इशारा करता है कि शहरी पथरीलेपन से अब लेखक बर्फ से ढकी प्रकृति की ओर गोद में जाना चाहता है। पहाड़ियां लेखक के पहाड़ी इलाके का होने का भी संकेत करती हैं, जो कि वास्तविकता है। तो कुल मिलाकर लेखक का परिचय इस किताब के कवर पृष्ठ और किताब के शीर्षक से ही जाहिर हो जाता है। और कवि के मन की छटपटाहट साफ साफ इंगित होती है। इनकी पहली किताब में भी, जिसका नाम है जाने वो पलछिन, ये भी पता चलता है कि उस पलछिन का विचो इनके मन में है जो इन्होंने गांव में बिताए थे। अब इस किताब की रचनाओं की अगर बात करती हूँ, ये किताब 4 भागों में विभक्त है। सत्य से संवाद, प्रीत की रीत निराली, तीसरा गजल के साय और चौथे का शीर्षक है आज़ाद ख्याल। मैंने ये किताब पीछे से पढ़नी शुरू की। एक्चुअली आजकल मैं उर्दू पे काम कर रही हूँ और अभी हाल ही में मेरी उर्दू की किताब उर्दू काउंसिल से अप्रूव होने के बाद स्पॉन्सर हुई है और उन्होंने छापी है। तो मेरी आदत बन गई है पीछे से पढ़ने की। शायद इसी वजह से इनकी किताब मैंने पीछे से पढ़नी शुरू की। उसके बाद कुछ महानुभावों के उसमें विचार थे किताब के बारे में। उसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो रचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और मुझे 3 शेर बेहद पसंद आए। कुछ बात तो है तेरे होने में, कुछ बात तो है तेरे होने में, तू है तो वजूद मेरा भी। दूसरा शेर, बहुत दिनों के बाद हवा ने रुख बदला है, मेरा गांव बताओ क्या क्या बदला है। और तीसरा शेर, शहर में आजकल कोहराम मचा है, जरा उनसे पूछो कुछ बचा है। तो ये जो तीनों शेर थे इनकी पूरी किताब का सार है। पहला, प्रेम की अभिव्यक्ति, जिसमें अनेक कविताएं हैं इस किताब में, प्रेम के अलग अलग शेड्स हैं। दूसरा, गांव के प्रति इनका प्रेम। और तीसरा जो शेर है वो है आजकल के शहर की हालात। तो इन 3 शेरों में ही इनकी पूरी किताब का समावेश हो जाता है और कवि के प्रेम भाव को व्यक्त करता है। मैं बात करना चाहूंगी कि कवि का गांव के प्रति प्रेम दर्शाता है और तीसरा, शहरों में व्याप्त तमाम विसंगतियों को और विरूपताओं को, नकारात्मकता के पहलुओं को इशारा करता है जो किसी से छुपा नहीं है। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, पृष्ठ पलटती गई, मुझे इन्हीं सब भावनाओं और विचारों को और भी गहरे और भी विस्तार से पढ़ने का, समझने का मौका मिला। कवि हृदय प्रेम में अनुरक्त है, उसके मन में चाह है, वही उसके मन में शहर की जकड़न की साफ पंक्तियां भी कोशिश होती हैं कि मैं भी हवा की मानिंद चला था कभी, कि मैं भी हवा की मानिंद चला था कभी, बारिश की एक बूंद ने बांध लिया मुझको। और देखिए, एकाकीपन की दुनिया का वाशिंदा हूं मैं, क्या बना दिया मुझको। और देखें कि प्रेम की प्रकाष्ठा और समाजी बंदिशों से पार कवि मन को व्यक्त करती है पंक्तियां, मौसम जो बहकता है तो बहक जाने दो,
प्रेम में कवि कहाँ तक डूब जाना चाहता है। मौसम जो बहकता है तो बहक जाने दो, कायदों के पार भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। यानी कवि इस समाजी बंदिशों के कायदे से, कानून से बाहर जाना चाहता है या जा चुका है मालूम नहीं। और फिर आज के दौर की सच्चाई को बयान करती ये पंक्तियां कवि के समझ को व्यक्त करती हैं कि इतना आसा नहीं है शहर से गांव का रुख, कि इतना आसा नहीं है शहर से गांव का रुख, दिल उघाड़ कर रख दो तो भी लोग पूछते हैं मकसद क्या है। अब आइए गजल के दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसमें गजल की ओर इशारा है कि फासला अगर ज्यादा हो तो भी आहिस्ता चल, फासला अगर ज्यादा हो तो भी आहिस्ता चल, वो इश्क, ये इश्क की दुनिया है जनाब, आहिस्ता चल। और कहां से लाएंगे बातों में पहाड़ी ठसक। अब जो ठसक है और जो उघाड़ शब्द है, ये कवि के पहाड़ी होने का भरपूर संकेत करते हैं। कहां से लाएंगे बातों में पहाड़ी ठसक, शहर की आबो हवा में सब जहर सा है। इसके कुछ शेर या कहें कुछ मिसरे मुझे पसंद आए, जैसे यूं तो हारना हारते रहना मेरा मुकद्दर है, कि यूं तो हारना हारते रहना मेरा मुकद्दर है, मैं रेत के ढेर में दरिया ढूंढता हूं अब भी। और सांझ ढलने से सब कुछ ढल नहीं जाता। आशावादी कवि है कि सांझ ढलने से सब कुछ ढल नहीं जाता, सूरज उगने का इंतजार करता हूं अब भी। ये पंक्तियां कवि के अंदर आशा और सकारात्मकता का बोध कराती हैं। तन्हा तन्हा युग बीते अब कोई इतना पास लगे, हम समझे तुम भी समझो थोड़ी थोड़ी आस जगे। शहर और गांव से दूरी जिसका जिक्र अभी भी आया, कि एक गांव से चल के जो व्यक्ति शहर तक आता है उसको गांव कहीं ना कहीं जोड़े रखता है, मन से तन से भले ही ना जोड़ पाए। तो कवि कहता है जिनके घर आंगन में कोई चार दीवारी तक ना थी, कि जिनके घर आंगन में कोई चार दीवारी तक ना थी, उनको दो कमरों के फ्लैट में सिमटते देखा है, और भीगी मिट्टी की खुशबू में पनाह लिया करते थे। ये कौन सी जगह है, पसरा है कूड़ा यहाँ वहाँ। और एक बार फिर ये शेर कवि के मन के में बसे गांव के प्रति प्रेम को उजागर करते हैं। यहाँ मैं पृष्ठ 122 पर जाना चाहूंगी, लेकिन मैंने यही लिख दिया है कि इसके बाद किताब के प्रेम पक्ष की अगर बात करें, जहाँ वहाँ इनके प्रेम पक्ष, गांव, दुनिया बिखरे पड़े हैं तमाम मिसरे। प्रेम और प्रतीक्षा में एक समग्र प्रेमी की विडंबना छुपी है, उसका दुख छुपा है, उसका प्रेम छुपा है। और प्रेम केवल इतना तो नहीं कि वो जब बिछड़ने लगे तुम सारी सुध भूल कर बिस्तर पकड़ लो और तकिए से लिपट कर बिस्तर नम कर दो। एक समझदार प्रेमी है त्रिभुवन विष्णु जी। यहाँ मुझे अपना शेर याद आ जाता है कि उससे प्यार था लेकिन अपनी सुध भी थी। मैंने कभी एक बार लिखा था कि उससे प्यार था लेकिन अपनी सुध भी थी, उसके प्यार में इतना भी मैं खोई नहीं। और किताब के हर भाग में गांव का प्रेम, शहर से गांव की दूरी, चुभन और दर्द बिखरा पड़ा है। पहाड़ों की ओर जाएं या प्रेम की ओर बात करें, प्रेम छलकता है तो जाहिर सी बात है कि मूलतः अल्मोड़ा से हैं कवि, तो प्रेम झलकना स्वाभाविक है। पगडंडी से पार हुए जब उन सबसे दो चार हुए तब, मेरे ख्वाबों के में अक्सर आती है एक पहाड़न। फिर पहाड़न का जिक्र, अब जाने कौन है कि मेरे ख्वाबों में अक्सर आती है एक पहाड़न, एकदम बेपरवासी आसमां को छू लेना चाहती है। और कवि को दुनिया की समझ भी है, जैसे इन पंक्तियों में जाहिर है कि उम्मीदों का सिलसिला है कि जब भी मिलेगा मेरा ही होगा, मगर सच ये जरूरी तो नहीं। हिमालय के ऊंचे शिखरों तक पहुंचने से पहले कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है। ये पंक्तियां बता रही हैं कि कवि दुनियावी बातों से दो चार हो चुका है। सोचता रहा कई बार जीवन को इस तरह छोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, जैसा चाहूंगा वैसे मोड़ दूंगा। अब जीवन किस तरह मुड़ता है, अब जीवन जिस तरह मुड़ता है उसी तरह मुड़ जाता हूँ। ये कवि मन की हताशा है। इसी तरह इनकी एक कविता है आदमी होना। इस कविता में आदमी के
दो वर्गों का विस्तार से वर्णन किया है। एक वो जो 5 स्टार होटल में समय बिताता है, एक वो जो गरीब ढाबों में खाना खाता है। कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें, कुछ करें, जिंदा और मुर्दा का फर्क जरूरी है। कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें, कुछ करें, जिंदा और मुर्दा का फर्क जरूरी है। हमारे होने ना होने का फर्क जरूरी है। दूसरी किताब में इस तरह की बातें करना कवि के परिपक्व मन की ओर इशारा करता है। ये एक पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है, एक ही पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। बड़ा पेड़ भी एकदम से बड़ा नहीं होता। कि बड़ा पेड़ भी, मंच पे बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं, उनका अनुभव बताएगा आपको कि बड़ा पेड़ भी एकदम से बड़ा नहीं होता। कुछ रचनाओं में प्रयुक्त कुछ देसी शब्द जैसा मैंने बताया है ही हैं, और कुछ मिलाकर एक लेखक जिस जज्बात से गुजरता है, जिस भीतरी और बाहरी सफर से दो चार होता है, वो सब इन रचनाओं में है। बात करूं तो गजल सेक्शन में जो गजलें हैं उनमें थोड़ा शिल्प हमें देखना पड़ेगा। फ्री वर्स की अगर बात करूं तो फ्री वर्स में एक कविता में प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे तक, पहली से आखिरी पंक्ति तक लाइन दर लाइन कविता चलती है। इनकी कविताओं को अगर देखें तो इनकी कविताओं में बीच से कोई भी पोर्शन आप हटाकर अलग से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी कोई पैरा हटा के आप अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन जो प्रवाह होता है कविताओं में, वो कहीं ना कहीं कविता को और खूबसूरती प्रदान करता है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि एक लेखक जब कुछ लिखता है, वहाँ से किताब तक आने तक एक बहुत लंबा सफ़र होता है। अच्छे लेखकों को अपनी बात कहने का, लोगों तक आने का रास्ता सुगम होना चाहिए, और इस सब सुगमता के बाद ही ऐसे लेखक हमारे बीच में आते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे लेखकों की पहाड़ी झरनों सी कविताएं हमारे बीच आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।